लोग पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या तथा उनके ऋणात्मक शून्य को शामिल करते हुए सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अर्थात शून्य को लेकर के सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा उन सभी प्राकृतिक संख्याओं की जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, जिसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर। आगे समझ में? इंटीजर नंबर यानी कि आपको पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। इंटीजर नंबर में हमने आपको बताया था कुछ स्पेशल बातें हैं जो इंटीजर नंबर के बारे में हैं, जो बताई जा रही हैं। पहली बात यह है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का मतलब कि जो संख्या जितना ही बड़ा हो और माइनस साइन में लिखा जाता है उसको हम उतना ही छोटा मानते हैं। समझ में आ गया? मान लो क्या है कि माइनस क्या है, लिखा गया है 25, एक तरफ लिखा गया है 25 और माइनस 25 में कौन बड़ा है? 25 बड़ा है। बिकॉज क्योंकि 25 रुपये यहाँ पे कर्ज है और यहाँ पे 25 रुपये एक आदमी ने कमाया, तो जिसके पास कर्ज हो क्या है? गरीब है, यानी कि इसका मतलब ये क्या है? छोटा है। समझ में आ गया? और उसी तरीके से किया जाए जीरो और यहाँ क्या है? -1। जीरो और -1 में क्या है? जीरो बड़ा है और यानी कि -1 क्या है? हमारा छोटा है। समझ में आया? यानी कि 1 रुपये यहाँ पे कर्ज है, यहाँ पे कोई कर्ज नहीं है। इंसान यहाँ गरीबी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? गरीबी में है। समझ में आ गया? यहाँ कमाएगा तो पहले कर्ज भरेगा, ये कमाएगा तो तुरंत पहले क्या करेगा? जुटाना स्टार्ट करेगा, कोई दिक्कत इकट्ठा करना स्टार्ट करेगा। यानी इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो माइनस संख्याएं होती हैं जितनी ही बड़ी होती हैं वो उतनी ही छोटी मानी जाती हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखना, अब हमें क्या करना है, कुछ बातें हैं जो पढ़नी है। यानी कह रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? अनंत है। यानी कि जितनी छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या चाहें आप उतनी छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं ठीक उसी तरीके से सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, यानी कि जो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? यानी कि जितना बड़ा आप चाहेंगे उतना बड़ा संख्या लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यानी कि ये भी क्या है? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? अनंत है। जितना चाहिए आप उतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक उसी तरीके से कह रहे हैं क्या है? सभी पूर्णांक संख्याओं के अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याएं होती हैं। जबकि हमारे पास क्या था? पूर्णांक संख्या, जो हमने पूर्ण संख्या पढ़ा था, सभी पूर्ण संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं की उत्तरवर्ती अनुवर्ती होती हैं। समझ में आया? लेकिन इस पूर्णांक में क्या कर रहा है? यानी सभी संख्याओं की एक आगे की संख्या और एक पीछे की संख्या होती है। यानी कि इसमें वही बात कहा गया जो तीसरी बात है, सभी पूर्णांक संख्याओं की अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याएं होती हैं। समझ में आ गया? अगर -2 लिया तो -2 से पहले -1 है और -2 से मतलब कि -2 से आगे वाली संख्या क्या है? -1 है और -2 से पीछे वाली संख्या क्या है? -3 है। यानी कि जो आपको संख्या रेखा पे ऐसे बना के समझाया गया था, यहाँ पे 0 1 2 यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ जगह -1 -2 -3, यानी कि समझो -2 से पहले -3 है, -2 के बाद क्या है? -1, यानी कि ये आगे वाली संख्या है और ये क्या है? हमारा पीछे वाली संख्या है। इधर को उत्तरवर्ती बोलेंगे, अनुवर्ती बोलेंगे, इधर को क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती कहेंगे। आगे समझ में? ये सक्सेसर और ये क्या हमारा? प्रेडिसेसर है। ये कंफर्म हो गया? उसके बाद तीसरी बात इसमें, सॉरी, अब हमारे पास चौथी बात कर रहा है, यानी कि एक से अधिक पूर्णांक संख्याओं को या तो कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं या तो कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि एक से अधिक अगर पूर्णांक संख्याएं एक साथ ग्रुप में दी जाती हैं तो उन सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए या तो कैपिटल I का प्रयोग करेंगे, नहीं तो कैपिटल Z का प्रयोग है। यानी कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास I = हमने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पे ले लिया 1 3 10 क्या है? -10। बात समझना ध्यान से, यानी कि क्या है? 1 2 3 4, यानी कि 2 2 4, ये 4 पूर्णांक संख्याएं दी गई हैं। इसको अगर हमको बस लिखे नहीं, हमको लिखना नहीं कि यह पूर्णांक संख्या है, बस एक हमको इंडिकेशन देना है, बस इंडिकेट करके बता देना है सांकेतिक भाषा में। जैसे सांकेतिक नहीं कर सकते हैं, बस एक छोटे से लेटर में प्रदर्शित कर देना है। इसको हम क्या करेंगे? या तो स्मॉल I लिखेंगे, नहीं तो इसी चीज को लिख देंगे, सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल I लिखेंगे, नहीं तो इसको लिख देंगे कैपिटल Z। इसको लिख दिया जाएगा 1 3 10 -10। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब इसमें से किसी एक संख्या को यदि प्रदर्शित करना हो, अब जैसे मान लो कह रहे किसी एक पूर्णांक संख्या को या तो कैपिटल I से या तो स्मॉल I से या तो स्मॉल Z से प्रदर्शित करते। जैसे मान लो इसमें से बताना है, मान लो I बराबर मैंने कह दिया कि 3। समझ में आ गया? यानी कि I यहाँ पे अकेले संख्या है ना, लेकिन इंटीजर नंबर है। I फॉर इंटीजर, इंटीजर मीन्स पूर्णांक संख्या, इसको मैंने लिख दिया स्मॉल I।
समझ में आ गया। अब एक से अधिक संख्या था, इसको प्रदर्शित करना था तो कैपिटल आई लिख दिया। मान लो इसमें से क्या करना है, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में स्मॉल z बराबर लिख सकते हैं 3। समझ में आ गया। यानी स्मॉल लेटर से किसी एक संख्या के लिए है और कैपिटल लेटर क्या है, एक से अधिक संख्या के लिए है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखो, अब हमारा अगला कह रहा है, यहाँ प्रत्येक पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है भाई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जीरो के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो को यहाँ पर दर्शाते हैं। जीरो को दर्शाने के बाद से हम क्या करेंगे, जीरो से हमारे पास दाहिने साइड में सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखी जाती हैं। यानी लिखा जाएगा 1 2 3 4 हो गया 5। एक बात समझ में आ रहा है, यानी कि आगे तीर लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्याएं और भी आगे तक हैं। समझ में आ गया, यानी कि अनंत आ गया समझ में। यानी इसमें क्या है, अब इस जीरो से बाएं साइड में आएंगे तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 हो जाएगा -5। यानी कि ये भी क्या है, अनंत तक है। इधर जितना ही बढ़ेंगे दाहिने साइड, अगर हम दाएं साइड में बढ़ेंगे तो ये बड़ी संख्या मिलेगी, बाएं साइड में बढ़ेंगे तो छोटी संख्या। समझ में आ गया। इस तरीके से पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। कोई दिक्कत? कहा गया कि इस संख्या रेखा पर मतलब कि हमको +4 बताओ, +4 पूर्णांक कहाँ है, तो +4 पूर्णांक क्या है, यहाँ पे है। समझ में आ गया। इस संख्या रेखा पर -3 पूर्णांक संख्या कहाँ है, यहाँ है। इस संख्या रेखा पर 0 पूर्णांक संख्या क्या है, यहाँ पे है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? अब हमें पढ़ना है पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान। यहाँ देखना, पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान कैसे देखना निकालते हैं। तो निरपेक्ष मान का मतलब क्या है, जो उसका हकीकत मान है, जो उसका रिजल्ट एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कहते हैं निरपेक्ष मान। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखना, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर पढ़ना है। एब्सोल्यूट यहाँ देखना, ABSOLUTE एब्सोल्यूट वैल्यू, VALUE एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर नंबर, INTEGER इंटीजर नंबर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कंफर्म हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर नंबर में हमें ये पढ़ना है, यहाँ देखना ध्यान से। यानी कि यहाँ क्या है, पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान। समझ में आ गया। इसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक संख्या का, यहाँ देखना ध्यान से, पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान। ये ऐसे लगाएंगे, पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान। कोई दिक्कत? नो सर। संख्या का निरपेक्ष मान, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ लिखेंगे निरपेक्ष मान। कन्फर्म हो गए? यहाँ देखना निरपेक्ष मान, यानी निरपेक्ष मान यहाँ पे कैसे लगाएंगे, यहाँ देखना। पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान का मतलब क्या है, अगर कहा कि मेरे पास क्या है -3 है, तो -3 का मतलब -3 से मतलब नहीं है। निरपेक्ष मान बताने के लिए इस संख्या का, यानी कि -3 का निरपेक्ष मान बताने के लिए क्या करेंगे, यानी कि -3 का निरपेक्ष मान बताने के लिए -3 को हम मॉड में रखेंगे। हमारे पास मॉड है, यानी कुछ दिन पहले आपको मॉड पे सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया गया था। मॉड ये बताता है कि यहाँ पे -3 का मतलब कि 3 रुपया कर्ज है, -3 रुपया कर्ज है। लेकिन जब मॉड लगा देते हैं तो यानी कि -3 कर्ज था, लेकिन कितना था, 3 रुपये था। समझ में आ गया। मतलब कि मॉड जैसे हटता है तो अंदर की जो साइन ऋणात्मक होती है वो तुरंत क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। निरपेक्ष का मतलब होता है दी गई संख्या को यदि वो धनात्मक है तो धनात्मक ही हो जाएगा, अगर ऋणात्मक है तो मॉड लगा के उसको क्या करिए आप, धनात्मक बताइए। आपने कहा कि मेरे पास -3 रुपया है, -3 रुपया का मतलब -3 रुपया कर्ज है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे 3 रुपया कर्ज है, किसी से आपने 3 रुपया कर्ज लेके आया है, आप ये नहीं कहेंगे। लेकिन आप ये कहेंगे कि हाँ भाई इसको मॉड में लगा देंगे, तुरंत कह देंगे हाँ 3 रुपया है। समझ में आ गया। यानी कि -3 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 3। अरे यार इससे नहीं मतलब है, तुमने कर्ज करके लाया, कहाँ से लाया, लेकिन जो लाया उसका वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, 3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो हमने कहा कि -4 है, तो -4 का निरपेक्ष मान बताना है, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट, इसकी रियल वैल्यू बतानी है, इसकी वास्तविक वैल्यू बतानी है। तो इसको क्या करेंगे, -4 को आप मॉड में रख देंगे, यानी कि नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे 4। समझ में आ गया। -4 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया -4 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। मान लो अगर हमने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है, मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू होल नंबर कैसे ले लिया, यानी कहा कि यानी कि 1 प्लस क्या है, 1 + 4 माइनस कितना है, 6। समझ में आ गया। और ब्रैकेट में इसके बाहर लगा दिया माइनस। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बताना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे,
कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे मॉड में रखेंगे, मॉड लगा देंगे, लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, यहाँ लिख देंगे 1 + 4 - 6, यहाँ पे लगा देंगे मॉड बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ देखना मॉड भी इसको हल करेंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं कि 5 - 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये मॉड को हमने क्या किया, बंद कर दिया, ये हमारा मॉड का साइन है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड के अंदर ही देखना है -6, यानी कि ये ब्रैकेट में रखेंगे, 6 रुपया कर्ज है, 5 रुपये कमाया तो -1 रुपया आया कि नहीं आया, मॉड बंद कर देंगे, माइनस माइनस तोड़ेंगे तो मॉड के अंदर हो जाएगा +1, कंफर्म हो गया। लास्ट मॉड टूटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है उसको मॉड में ही क्या करते हैं, हल कर देते हैं। अब यहाँ देखना, मान लो तुम्हारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, मान लो तुमसे कहा 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, इसके लिए ये नहीं देखेंगे कि इसमें माइनस साइन है या नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम मॉड प्रयोग ही करते हैं, निरपेक्ष मान बताने के लिए मॉड का प्रयोग किया ही जाता, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा हमारे पास 5 को मॉड लगा देंगे, अब यहाँ से देंगे 5, समझ में आया। 5 का निरपेक्ष मान बताने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू बताने के लिए मॉड में 5 रख के यहाँ रख देंगे 5। यहाँ तक कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अब हमें कह रहे हैं एडिटिव कुछ पढ़ना है, हमें देखना है एडिटिव इनवर्स, यानी कि संयोगी विलोम, एडिटिव इनवर्स पढ़ना है। एडिटिव इनवर्स को हम कहते हैं संयोगी विलोम। अब देखो एडिटिव इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि इसको हम कहेंगे ADDITIVE, एडिटिव इनवर्स INVERSE। यहाँ देखना एडिटिव इनवर्स ऑफ होल नंबर, यानी कह सकते हैं ऑन होल नंबर कहो, यानी कि इसमें क्या है ऑफ होल नंबर, यानी यहाँ पे लिखो और होल नंबर नहीं है, इंटीजर नंबर, INTEGER ऑफ इंटीजर नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि इसको हम कहेंगे, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या का संयोगी विलोम, समझ में आ गया। इसको हिंदी में कहेंगे पूर्णांक संख्या का संयोगी, हाँ पूर्णांक संख्या का संयोगी विलोम, संख्या का संयोगी, संयोगी का मतलब जो उसके साथ जोड़ने वाला है, संयोगी विलोम, यानी कि विलोम का मतलब हो गया उल्टा, समझ में आ गया, जो उसके साथ क्या किया जाए उल्टा उसमें जोड़ा जाए, समझ में आ गया। पूर्णांक संख्या का संयोगी विलोम का मतलब क्या है, यहाँ देखो ना, रुक जाओ लिखना बंद करो। मान लो तुमसे कहा कि -3 है मेरे पास, -3 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब होता है जोड़ना और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, समझो ध्यान से। तो -3 एक पूर्णांक संख्या है, इस -3 का हमको एडिटिव इनवर्स बोलना है। एडिटिव का मतलब इसको में ठीक उल्टा जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है, एडिटिव मतलब जोड़ना, इनवर्स मतलब उल्टा। -3 में माइनस जोड़ना है, क्या -3 का उल्टा, तो -3 का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा तुम्हारा +3 होगा कि नहीं होगा। लेकिन एडिटिव इनवर्स को जब भी हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास एडिटिव इनवर्स का फार्मूला देखना है, कोई संख्या मान लो n है, n का एडिटिव इनवर्स यानी क्या जोड़ा जाएगा -n जोड़ा जाएगा, समझ में आ गया। यानी क्या हो जाएगा n माइनस प्लस माइनस n इक्वल टू रिजल्ट आना चाहिए 0, यानी कि इसका रिजल्ट आना चाहिए हमेशा 0। अगर आता है तो समझ जाना एडिटिव इनवर्स हमारा क्या है सही है, समझ में आ गया। यानी कि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +3 होगा, यानी कि -3 में +3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -3 प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यानी कि इसका मतलब -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है 3 है, समझ में आया कि नहीं आया, +3 है। ठीक उसी तरीके से मान लो तुमसे कहा एडिटिव इनवर्स बताना है। अब देखना एडिटिव इनवर्स पूर्णांक संख्या, जैसे मान लो मुझसे कहा 5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, मतलब कि 5 में ठीक उसी का उल्टा संख्या जोड़ दो, ऐड कर दो इनवर्स नंबर, उल्टा नंबर, समझ में आ रहा है, ऐड कर दो इनवर्स नंबर, यानी कि 5 में उल्टा ऐड करना है, यानी कि 5 में हमें जोड़ना है, 5 का उल्टा नंबर क्या हो जाएगा -5, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 - 5 इक्वल टू आ गया 0, यानी कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, सॉरी 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है और -5 का एडिटिव इनवर्स +5 है, समझ में आया। इस तरीके से दोनों क्या एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, इसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या का संयोगी विलोम, समझ में आ गया। मान लो हमने कहा कोई संख्या -114 है, समझना ध्यान से, -114 का संयोगी विलोम बताओ, तो कहोगे कि -114 का क्या है संयोगी विलोम क्या है, इसका उल्टा। अगर उल्टा देखना माइनस है तो उसका उल्टा प्लस लिया जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस लिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा +114, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 1 1 4
प्लस कितना हो जाएगा 1 1 4, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि 114 का जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -114 का एडिटिव इनवर्स 114 है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब हमें पढ़ना है अगला कारक, हमें क्या है गुणात्मक विलोम पढ़ना है। देखना गुणात्मक क्या पढ़ना है? गुणात्मक विलोम। गुणात्मक विलोम में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना गुणात्मक विलोम। गुणात्मक विलोम क्या कहता है? गुणात्मक मतलब गुणा करना है, लेकिन ठीक देखना एडिटिव जो हमने क्या किया था उसमें इसके पहले जो पढ़ा था योगात्मक प्रतिलोम था ना। योगात्मक का मतलब योग मतलब जुड़ने वाला, तो जुड़ने में हमारा जो उल्टा होता है, अगर मान लो हमने कहा कि -1/2 का, कुछ समझना ध्यान से, अगर -1/2 है तो योगात्मक मतलब जुड़ेगा उल्टा, यानी कि इसका जो उल्टा हो जाएगा लिखा जाएगा +1/2 होगा। समझ में आ गया? यानी कि -1/2 है तो यानी कि माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता है। समझ में आ गया? यानी कि योगात्मक प्रतिलोम में, यानी कि मान लो कहा कि -2 है तो -2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो मैंने कहा 5 है तो 5 का योगात्मक मतलब जोड़ने वाला उल्टा संख्या क्या हो जाएगा इसका -5 हो जाएगा, यानी 5 का ही उल्टा संख्या -5। समझ में आ गया? ये योगात्मक प्रतिलोम में था। लेकिन यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम में अंतर होता है, यानी कि अंश को हर और हर को अंश बनाना होता है। जैसे मान लो कोई संख्या n है तो n का क्या गुणात्मक प्रतिलोम जब बताना होगा तो इसको लिखा जाता है 1/n, यानी कि ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? मान लो कोई संख्या है, मान लो 5 है तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 में ही गुणा करना है, लेकिन उसका उल्टा प्रतिलोम करके, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम पहले सीख लो। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे करके लिखा जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 लिखा जाएगा। अब इसमें गुणा करोगे, गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करने पर 1 आता है रिजल्ट। समझ में आ गया? यानी कि इसमें क्या है, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, मान लो यदि n का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, मान लो n का मैंने कहा गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम क्या है तुम्हारे पास 1/n है। समझ में आ गया? मान लो कहा गया कि 1/n है, लेकिन इसको जब यहाँ क्या करें, जब इसमें गुणा करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के साथ क्या करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं, यानी कि n के गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि n कोई एक संख्या है, n है तो n का मतलब क्या हो गया 1/n भी, n/1 भी तो होगा ना, यानी कि इसका उल्टा जब करेंगे तो हो जाता है 1/n। समझ में आया कि नहीं है? चाहे n कहो चाहे n/1 कहो, यानी कि ये कह रहे हैं, यानी कि जब n में हम क्या करेंगे इसके प्रतिलोम संख्या से गुणा करने, यानी गुणात्मक प्रतिलोम जब ज्ञात करेंगे n इज मल्टीप्लाई बाई, जब 1/n करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या आना चाहिए 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह की बात करता है, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं, हाँ समझना गुणात्मक जो प्रतिलोम है यदि कहा गया है -2, समझना ध्यान से, माइनस प्लस मतलब नहीं है। समझ में आया? इसमें अंश को हर और हर को अंश बनाना, तो गुणा वाले में केस बहुत उल्टा है, यानी -2 का गुणात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या को गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे लिखा जाता है। मान लो कोई संख्या क्या है, पहला स्टार है, यानी कि यहाँ दूसरा स्टार में हम कह सकते हैं -n का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखा जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि ये लिखा जाएगा 1/n लिखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं है यार? इस केस में -n इज मल्टीप्लाई बाई 1/n इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 ही उत्तर आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऐसा आता है तो बिल्कुल सही है। यानी गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ देखना, अगर कहा रहा है -2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/-2 हो जाएगा। लेकिन अब चेक करो ये 1/-2 सही है कि नहीं है। इसको दोनों को गुणा करने पे क्या होना चाहिए 1 उत्तर आना चाहिए, यानी -2 इज मल्टीप्लाई बाई 1/-2, -2 1 जा 2, -2 1 जा, यानी हो जाएगा हमारे पास कितना, यानी कि रिजल्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 आया कि नहीं आ जाएगा, 1 इज मल्टीप्लाई बाई 1/1, माइनस माइनस भी कट गया। समझ में आ गया? यानी कि उत्तर हो जाएगा हमारे पास 1 इज मल्टीप्लाई बाई 1/1 इक्वल टू 1। आ गया कि नहीं आ गया? गुणात्मक प्रतिलोम में यदि उसके प्रतिलोम नंबर से गुणा करेंगे तो यानी कि उसका उत्तर हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक। एडिटिव इनवर्स यानी कि हमारे पास क्या है, योगात्मक प्रतिलोम में जोड़ने पर उसका उत्तर 0 आना चाहिए। योगात्मक प्रतिलोम में उत्तर 0 आता है तो समझ जाओ कि वो हमारा योगात्मक प्रतिलोम सही है। गुणात्मक प्रतिलोम में यदि दोनों को गुणा करने पर यदि उसका प्रतिलोम नंबर से गुणा करते उत्तर 1 आता है तो समझ जाना कि वो गुणात्मक प्रतिलोम सही है। यानी कहा मान लो 5/2 है, 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, यदि कोई संख्या अगर इस रूप में हो, यहाँ समझना गुणात्मक प्रतिलोम कैसे, मान लो कोई संख्या अगर ऐसे लिखा गया हो
अगला स्टार कह रहा है कोई संख्या लिखा गया m अपान n, m अपान n का गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे लिखा जाएगा, का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा ये ऐसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम जो होगा इसका उल्टा लिखा जाएगा, यानी कि अंश को हर बना देंगे, यानी कि हो जाएगा n ऊपर हो जाएगा और m क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे समझ में। मान लो अगर ये संख्या मान लो माइनस में, अगला स्टार हमारे पास ऐसे है, कहा कि माइनस m अपान n का बताओ, मान लो माइनस के साथ है, तब यहाँ पे कहेंगे माइनस m का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक ऐसे उल्टा लिखा जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, यानी कि माइनस नंबर नीचे आ जाएगा, यानी कि n अपान माइनस m है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? मान लो तुम्हारे पास अगला स्टार में कह रहा है कि मान लो m अपान माइनस n का बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कोई संख्या अगर ऐसे दिया गया, अंश क्या है उसका धनात्मक हो और हर क्या है ऋणात्मक हो, उस स्थिति में हर को अंश और अंश को हर बना देते हैं, लेकिन माइनस साइन जिसके साथ रहता है उसी के साथ जाता है, यानी इसका जो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ये गुणात्मक प्रतिलोम लिखा जाएगा माइनस n अपान m है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम को जब भी गुणा करेंगे इस स्थिति में, यदि देखना m अपान माइनस n का गुणा करेंगे माइनस n अपान m से, तो उत्तर 1 ही आना चाहिए, तो समझ जाना कि ये क्या है, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस स्थिति में क्या करोगे, माइनस m अपान n का मल्टीप्लाई क्या करोगे, माइनस n, इसके प्रतिलोम क्या है n, यानी कि इसका जो प्रतिलोम है क्या है n अपान माइनस m से करेंगे तो उत्तर 1 आना चाहिए, तो समझ जाने कहेंगे कि ये भी क्या हमारा सही है। समझ में आ रहा है? इस स्थिति में m अपान n का मल्टीप्लाई इसके प्रतिलोम संख्या n अपान m से करेंगे, यदि उत्तर 1 आता है तो भी हमारा क्या है, ये समझ आएंगे ये प्रतिलोम सही है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम को इस पे सॉल्व कर लेंगे।